नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और इसके साथ ही एक और ऐलान हुआ है और वो ऐलान है कि इन लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी का रंग रूप कैसा होगा, मोदी की 2024 की रणनीति क्या होगी और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस देश को वो कैसे चलाएंगे, पार्टी को कैसे चलाएंगे। आज के वीडियो में मंथन करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि 195 सीटों का जो फैसला हुआ है उस फैसले में कौन सी तस्वीर भविष्य की दिखाई दे रही है, बल्कि इसके जरिए आप मोदी शाह का दिमाग पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनकी हम माइंड रीडिंग करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के टिकटों का जो कल ऐलान हुआ है उसके बाद एक चीज साफ है कि ये दिख तो भारतीय जनता पार्टी रही है, इसके अंदर थोड़ी सी जान बची हुई है। लेकिन इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी का रंग रहेगा, रूप रहेगा, नाम रहेगा, संगठन भी रहेगा, झंडा भी रहेगा, चुनाव चिन्ह भी रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक मंडल में जा चुकी होगी। 60-70% तक भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक मंडल में जा चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक सिर्फ रंग और रूप के तौर पर मौजूद है और 2024 के इस चुनाव के बाद संघ, बीजेपी और बाकी चीजें अभी आपको लाचार नजर आते हैं, उसके बाद परिदृश्य से ही गायब हो जाएंगे। ठीक वैसे जैसे राम मंदिर के प्रमोशन के लिए एक वीडियो ट्वीट किया गया था, उसमें मोदी की गारंटी बहुत थी लेकिन बीजेपी का नाम तक नहीं था। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा कह रहा हूं इस 195 लोगों की लिस्ट को देखने के बाद। जो लिस्ट आई है इसमें मैं अगर उन राजनीतिक नारों की तरफ बात ना करूं कि भाई संसद में हम 1/3 आरक्षण देंगे और आपने दिया है कुछ 13-14% कुल, तो भी इस बार जो काट तराश की गई है उसमें बड़ी सफाई से भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी और उसकी जो कोर शरारतें हैं उनको अलग कर दिया गया है। निश्चित तौर पे साध्वी प्रज्ञा आरएसएस के विचारधारा से आती थी, हिंदू कट्टरवाद, आतंकवाद के मुकदमे में वो छोड़ी गई या बच गई, जो भी कहें वो अलग विवाद है। किस तरह से उनके मुकदमे को जो बरसों से एक इन्वेस्टिगेशन की गई, एक फाइल थी जिसमें बहुत सारे सबूत, दूसरी लिंक ऑफ एविडेंस थे, उस जांच को अगर आप कई साल बाद को दोबारा से शुरू होगी तो एविडेंस समय के साथ मरते जाते हैं, दोबारा से जांच में वो नहीं आएंगे। और फिर सरकार, सीबीआई का आपको हाल पता है, ईडी का हाल पता है, पुलिस का भी हाल पता है, तो उनको क्लीन चिट मिल गई। बहरहाल तो वो साध्वी प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का चेहरा थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2002 के जो मोदी जी के ऊपर आरोप लगते हैं वो भी विचारधारा का वही चेहरा था, उनको बाहर कर दिया गया है। हमारे जैसे लोग जो संभाव वाले लोग हैं, सद्भावना वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पे बधाई देंगे कि आपने एक अच्छा काम किया। इसी तरह से प्रवेश वर्मा दिल्ली से, वो प्रवेश वर्मा जो ये भाषण देते थे सीए के टाइम में पब्लिक मीटिंग में कि ये लोग जो है वो औरतों को बाहर घसीट लेंगे, ये कर लेंगे, पैसे दे रहे हैं, बिरयानी दे रहे हैं धरने में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अनुराग ठाकुर से ज़्यादा भद्दा जहर उन्होंने उगला था, वो बाहर कर दिए गए। अनुराग ठाकुर की भी लालटेन लटकी हुई है, पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेगूसराय वाले गिरिराज सिंह की भी लालटेन लटकी हुई है, पता नहीं टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस तरह से काफ़ी जगहों से अगर आप और भी बहुत सारे चेहरे हैं संसद में खड़े होकर
कटवे भड़वे और पता नहीं क्या क्या बोलने वाले रमेश बिधूड़ी को भले ही बीजेपी ने बचा लिया हो, संसद में डिस्क्वालीफाई ना होने दिया गया हो, लेकिन उनके खिलाफ जांच धीमी चलाई हो, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। तो इस तरह के चेहरे जो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व, कट्टर हिंदूवाद के चेहरे थे, उनको सामने से हटा दिया गया है, क्योंकि ये चेहरे मोदी जी को जब वो ग्लोबल जमात में जाते थे तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। तो लोग पूछते थे कि आपके यहाँ पे तो हिंदू फोबिया है, भारत एक हिंदुत्व वाले हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सुनना मोदी जी को अच्छा नहीं लगता था। इन चेहरों को हटाया गया है, तो ये एक इंडिकेटर है, लेकिन मैं ऐसे मोटे मोटे इंडिकेटर पे बात नहीं करने वाला हूं। आप अगर देखेंगे तो पूरे देश में, जो इसको कहते हैं पूरे घर के बदल डालूंगा, एक एक आदमी को हटा दिया गया है जो लगातार कहीं से भी कोर आइडियोलॉजी वाला लगता था। उसकी जगह पर कांग्रेस से आए हुए लोग, दूसरी जगह से खरीद कर लाए गए लोग फिट कर दिए गए हैं। घर को नए चेहरों से सजाया गया है। असम में 6 एमपीज बदल दिए गए, 6 चेहरे सांसदों के। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 4 ही ऐलान हुए, दिल्ली में 5 में से 4। इन चारों में कौन है? रमेश बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के प्रतिनिधि थे, उनकी जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी आ गए। रामवीर सिंह बिधूड़ी का दिल्ली में जो रिकॉर्ड है दल बदल का, वो किसी का नहीं है। दुर्भाग्य से रामवीर सिंह बिधूड़ी के बारे में जो लोग लिख रहे हैं वो इस जानकारी को छिपा जा रहे हैं। इसी को गोदी मीडिया बोलते हैं। जिनको नहीं पता वो गूगल भी नहीं करके निकाल पाएंगे। रामवीर सिंह बिधूड़ी जनता दल में रहे वीपी सिंह के टाइम में। वीपी सिंह के टाइम में ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बीजेपी ने प्लांट किए थे, और बाद में जनता दल से उन्होंने चुनाव लड़ा और हरकिशन सिंह भगत को सेकुलर वोट बांटने के कारण इन्होंने 1 लाख के करीब वोट लिए और हरकिशन सिंह भगत हार गए। HKL भगत हार गए, हरकिशन लाल भगत, और बीजेपी चुनाव जीत गए। उसके बाद ये कांग्रेस में रहे हैं। ये कांग्रेस में अनेक बार आए गए हैं, बीजेपी में भी अनेक बार आए गए हैं। ये बीएसपी में रहे, जनता दल में रहे, और कोई भी पार्टी आप सोच लीजिए, हो सकता है कि इनके बायोडाटा में वो जुड़ी हुई हो। तो इस तरह से आया राम गया राम के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, और कई उतार चढ़ाव भी उन्होंने अपने करियर में देखे, बहुत खराब स्थिति में भी आए। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में वो विपक्ष के नेता हैं। इसके अलावा दिल्ली में मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया। बहुत मुखर होती थी, केंद्रीय मंत्री थी, और उनकी जगह सुषमा स्वराज की बेटी, जिसको 6 महीना भी पॉलिटिक्स में आके नहीं हुआ था, सिर्फ उनका चेहरा देखता रहे, इसीलिए उनको 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा लिया गया था। उनको नई दिल्ली जैसी महत्वपूर्ण सीट से टिकट दे दिया गया है। नई दिल्ली देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी की सांसद होंगी वो। इसके अलावा आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लेकर गई थी और किस तरह से वहाँ पे झाड़ पड़ी थी। इसके अलावा गुजरात में भी 5 सीटें बदल दी गई हैं, और बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि मोदी जी के अपने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जिनको वो लेकर आए थे हर्षवर्धन को हटा के, उनको बना दिया गया है। उनको नई सीट पर लड़ने को बोला गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन आरएसएस के एकदम कच्छाधारी स्वयंसेवक, आज से नहीं, कॉलेज के टाइम से, मेडिकल कॉलेज के टाइम से, कानपुर से उन्होंने पढ़ाई की है, और उनको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने आज ट्विटर पे लंबा सा एक पत्र लिखा है, जबरदस्ती उनको राजनीति में भेजा था। बोले मैं इसमें फिट ही नहीं था चुनाव की राजनीति में। फिर भी जितने चुनाव लड़े, 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, हर चुनाव वो जीते। ये उनका रिकॉर्ड है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पे एक चिट्ठी लिख के अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। सीधे सीधे नहीं कहा है कि मैं संन्यास ले रहा हूं, लेकिन ये कहा कि मैं मरीजों की सेवा करना चाहता हूं और वापस अपने क्लिनिक पर बैठकर ईएनटी का इलाज करूंगा, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता थे, केपी यादव वो आदमी है जिसने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुरी तरह से हराया। उस खानदानी सीट पे जिस पे ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी
ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतते रहे थे। ये सिंधिया परिवार के लिए इतनी सुरक्षित सीट समझी जाती थी कि ग्वालियर में ये लोग भय खाते थे, डर लगता था कि चुनाव ना हार जाएं। ग्वालियर की जनता बड़ी डायनेमिक है, तो ये लोग गुना भाग जाते थे। और अब गुना से भी केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता कितना प्रखर और ताकतवर रहा होगा। वो लगातार ये आरोप लगा रहा था कि जो कांग्रेसी आए हैं साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के, वो अपनी पैरेलल पार्टी चला रहे हैं और हमारे को कोई सुनता नहीं है। ये वो आदमी कह रहा है, सांसद जिसने हराया ज्योतिरादित्य सिंधिया को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सारे लोग उसके साथ खड़े हुए थे, लेकिन एक आयतित व्यक्ति आया ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसी गुना से वापस टिकट दे दिया गया है। अब एनालिसिस ये है कि अगर केपी यादव खड़ा हो जाता है किसी और पार्टी से, या कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, केपी यादव के कांग्रेस में जाने की काफ़ी संभावना है, कोई और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा हो जाता है यादव कम्युनिटी से, तो ज्योतिरादित्य के लिए यहाँ पे दोबारा से मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ज्योतिरादित्य इसलिए बीजेपी में आए थे कि थोड़े से बीजेपी के वोट, थोड़े से उनके अपने वोट मिला के वो कम से कम अपना चुनाव निकाल पाएंगे। और बीजेपी भी इसलिए कि अगर सिंधिया के नाम के वोट कुछ और हो जाएंगे तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। लेकिन बहरहाल उस आदमी का, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर कार्यकर्ता था, टिकट काट दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर पिछले चुनाव आए, पिछले किसान आंदोलन में बीजेपी सरकार की तरफ से किसानों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, कृषि मंत्री थे। अच्छा साफ सुथरा उनका रिकॉर्ड रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद होते थे, उनका पहले टिकट विधानसभा का दे दिया गया उनको, फिर स्पीकर बना दिया गया। अब नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पर कांग्रेसी को लाया जा रहा है, बीजेपी लड़ा रही है। ऐदल सिंह कसाना ज्योतिरादित्य सिंधिया के अति करीबी होते हैं। यानी इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वर्कर है, जो पूरी जिंदगी सिंधिया के खिलाफ आवाज उठाता आया, वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्यूमेंट करके आरोप लगाए, प्रभात झा जैसे लोग, वो करीब करीब घर पर बैठे हुए हैं। एक जमाने में प्रभारी होते थे, वो 2-2 राज्यों के, 3-3 राज्यों के राज्यसभा में होते थे, उनको घर पर बैठा दिया गया। और बाहर से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में भी जो टिकट मिला है बीजेपी का, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक विश्वस्त व्यक्ति को दिया गया है। तो ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लगातार पार्टी में अहमियत पाते जा रहे हैं, और पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी के लोग हैं वो संकट में है। तो जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में जो होगा, जो चेहरे बीजेपी के आपके सामने होंगे, उन चेहरों में भारतीय जनता पार्टी के कोर चेहरे गायब होंगे। ठीक वैसे जैसे अडानी, माफ़ कीजिए आडवाणी, नाम ज़्यादा रट गया है, और मुरली मनोहर जोशी, वाजपेयी जी, इन लोगों को घर बिठा दिया गया था, मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं कितने लोग बूढ़े हुए और सेज में गए, एक भी मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा गया, वो तीनों के लिए बनाया गया था केवल। और अब कई लोग या तो मार्गदर्शक मंडल वाले बन जाओ घर बैठे बैठे, डॉक्टर हर्षवर्धन की तरह, या कुछ और हो जाओ। डॉक्टर हर्षवर्धन को इस चीज़ की भी शायद सज़ा मिली है, जब मिली है, मतलब ऊपर वाले ने दी है। जब रमेश बिधूड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन बगल में बैठकर ठहाके लगा रहे थे, उस गाली गलौज के बीच में उसका आनंद ले रहे थे वो। खैर, तो इसी तरह से गुजरात में भी मैंने बताया, मध्य प्रदेश का बता चुका हूँ, झारखंड में भी 2 नए चेहरे हैं, मध्य प्रदेश में 7 में से 6 नए चेहरे आए हैं, मतलब 6 सांसदों को टिकट नहीं दिया गया है। राजस्थान में 5 को नहीं दिया गया, त्रिपुरा में 1 है, वो फ्रेश कैंडिडेट है, और वेस्ट पश्चिम बंगाल में भी 1 टिकट कटा है। यानी कुल मिला के देखें तो 195 में जो मोटे मोटे तौर पर टिकट कटने का अगर आप हिसाब लगाएं तो आपका 21 और 6, 27 और 6, 33 चेहरों के टिकट अभी तक कट चुके हैं। यानी ये लोग अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने भविष्य को या तो देखना छोड़ दें या इंतज़ार करें कि अगला नंबर कहीं आ जाए। और कुछ चेहरे जो इस द्वय को, इस जोड़ी को नुकसान पहुंचा सकते थे, उन चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और हालत ये है कि कई लोग तो, अभी बाहर का रास्ता कैसे दिखाया गया इसको मैं बताऊंगा आपको। 24 घंटे पहले कोई आदमी पार्टी में आया, उसको ले लिया गया,
ए एंटोनी जो कांग्रेस के नेता थे, उनकी बेटी को टिकट दे दिया गया है। इसी तरह से कोई 5 दिन पहले आया, उसको टिकट दे दिया गया है। बीएसपी से अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को लोकसभा टिकट दे दिया गया है, वो 5 दिन पहले ही जुटे थे। इसी तरह तेलंगाना में 24 घंटे में एक नेता को टिकट दिया गया, 24 घंटे पार्टी में आओ, अगले दिन टिकट। लेकिन ये सब लोग जो बाहर से आए हैं ना, इनको दीनदयाल उपाध्याय का नहीं पता, इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नहीं पता, इनको अटल आडवाणी की बात नहीं करनी है। ये कहाँ आए हैं? ये आए हैं उस एक पार्टी में, उस एक सत्ता संरचना में जिसमें उन्हें सिर्फ एक और उसके बिहाफ पर दूसरे व्यक्ति का हुक्म बजाना है, इसके अलावा किसी की सुननी भी नहीं है। यूपी में भी कई पावरफुल लोगों के टिकट कटे हैं और वो लोग योगी जी के नज़दीकी माने जाते थे। उनका भी ऐप वही था, ज़्यादा आइडियोलॉजी वाले थे। अभी जो टिकट अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उनकी लिस्ट भी बड़ी रोचक है। कर रहे थे। अभी जिन लोगों के टिकट अटके हुए हैं उनको आप देखिए, उनमें नितिन गडकरी कई लोगों की नज़र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मोदी जी के कमज़ोर होने पर डिफ़ॉल्ट उम्मीदवार, शाह के उत्तराधिकार को चुनौती देने वाले और योगी जी की भी चुनौती वाले और संघ के नज़दीकी माने जाते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी पिछले कुछ महीनों से लगातार सक्रिय हैं, जितना संभव हो सके मीडिया चैनल्स पे वो बार बार दिखाई दे रहे हैं, बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके कारण वो खबरों में रहें, क्योंकि उनको अपने अस्तित्व को लेकर ऐसा लगता है कि चिंता है और उस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब वो शुरू में टिकट की सूची जारी कर रही थी तो उसने गडकरी का नाम जारी नहीं रखा है, नहीं किया है। क्या गडकरी को लेकर पार्टी दुविधा में है? क्या पार्टी ये सोच रही है गडकरी को टिकट दे या न दे? क्या ये अफवाहें सही हैं कि बहुत सारे लोग बीजेपी से कांग्रेस में जाने वाले हैं मोदी के खिलाफ इस चुनाव में और वो आचार संहिता लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, गडकरी का नाम उस लिस्ट में है? क्या गडकरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सावधान होकर चल रही है, जैसे कमलनाथ को लेकर कांग्रेस चल रही है, जैसे कि नीतीश को लेकर पहले से इंडिया गठबंधन चल रहा था, वो कह रहे हैं कि हमको पहले से पता था? तो गडकरी का नाम अटका हुआ है, गिरिराज सिंह का नाम अटका हुआ है। गिरिराज सिंह भी उसी कोर विचारधारा, हार्डकोर भड़काऊ बयान, उस सबके लिए जाने जाते हैं। अनुराग ठाकुर, जूते मारे सालों को याद कीजिए, ये वही अनुराग ठाकुर हैं, इनका टिकट अटका हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह, अश्विनी चौबे, ये सब केंद्रीय मंत्री हैं। जो पूर्व आर्मी चीफ जो थे वीके सिंह, जो गाजियाबाद से जीतते रहे अच्छी खासी लीड के साथ में, लेकिन खुल के साफ साफ बोल देते हैं भाई आर्मी बैकग्राउंड के, लोकतांत्रिक आदतें हैं बोलने की। आर्मी में जो ऊपर के लोग होते हैं बहुत लोकतांत्रिक होते हैं। इसके साथ नित्यानंद राय, दर्शना जरदोश, मीनाक्षी लेखी का तो कट ही चुका है टिकट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो या तो बाहर हो गए हैं या अपने टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं। राजकुमार रंजन सिंह, भारती पवार, और टिकट दे दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। इसके साथ ही एक चीज़ और पक्की हो गई कि शिवराज सिंह चौहान कभी भी मोदी शाह के लिए चुनौती नहीं हो सकते, क्योंकि जो अकड़ चाहिए, जो अंदाज चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए, जो वसुंधरा के अंदर है, वो एटीट्यूड की कमी यहाँ दिखती है। अब सीन क्या बनता है? सीन ये बनता है कि हमारे सामने एक ऐसी बीजेपी खड़ी हुई है टिकट लेकर, जो बीजेपी अब कुछ खास नेताओं की बीजेपी है। उस बीजेपी में भी उस बीजेपी के अपने एजेंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। महिला आरक्षण, 33% आरक्षण देने की बात थी, टिकटों में नहीं दिख रहा है। मोदी जी कहते हैं मेरी जाति तो गरीब जाति है, दुनिया में 2 जातियां होती हैं, मैं भी कहता हूं 2 जातियां होती हैं, गरीब और अमीर। ये जो टिकट दिए गए हैं उसमें कितने गरीब मिले आपको? 10-15% का तो आरक्षण दे देते हैं। महिलाओं को अगर आपने 28 महिलाओं को आरक्षण दिया है 14% के आसपास, 13-14% के आसपास, तो आप कुछ गरीबों को भी दे देते हैं। आपको सारे समीकरण देखते हैं, लेकिन गरीब थोड़ा पैसा नहीं ला सकता। अडानी जी का झारखंड में प्लांट है बिजली का, जहाँ से वो बांग्लादेश के लिए बिजली बनाते हैं, तो वो जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है वहाँ के से टिकट पा गए हैं।
इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ और दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इस बार जो टिकट बंट रहे हैं इसमें ये तो बीजेपी के टिकट हैं, लेकिन जो एलाइज हैं, एसोसिएट्स हैं, बीजेपी के साथी हैं, जो इंडिया के मुकाबले एनडीए बनाने के लिए मोदी जी के पास आकर खड़े हो गए थे, उन पार्टियों को भी अभी सीटें बांटनी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुल सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 49 है और उसके दो पार्टनर जो हैं, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिंदे साहब, उन दोनों की जो डिमांड है उसको मिला लें तो 1.5 गुना हो जाएगी सीटों से। करीब 60-65 सीटें वो लोग मांग रहे हैं। कह रहे भैया 60-65 सीटें चाहिए, ये कह रहे 49 है, कुछ बीजेपी भी लड़ाई है। बीजेपी में अपने लोग भी हैं, गडकरी साहब भी हैं, लेकिन सब अटका हुआ है। गठबंधन बहुत तरीके से इनको घेर रहा है। दूसरी तरफ एक मसला और भी है कि उधर जो दूसरा गठबंधन है, जिसमें ठाकरे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उसमें सीटों का तालमेल हो गया है। तो ये जो चीज़ है ये भी बता रही है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे विचारधारा के स्तर पर होने वाला है। बिहार में भी मामला अटका हुआ, अभी तक छुआ तक नहीं गया है बिहार को, तो वहाँ पर भी पेच फंस रहा है। और राजस्थान में 25 सीटें इनको मिली थी, जो पूरी 25 मिल पाएँ इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि मैंने आपको जब ये नतीजे आए थे तो उनका एक कैलकुलेशन बताया था कि कितने लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीत रही है और जो पूरी 25 की 25 सीटें थी वो कम होने वाली हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं गुजरात में। गुजरात में भी थोड़ा बीजेपी इस बार ठिठकी हुई है, थोड़ा सोच समझ के चल रही है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में एक बड़ी ताकत बनते हैं, जो कुछ नहीं तो 2-4-10 सीटें भी अगर बीजेपी की काट लेती है तो 250 के नीचे मोदी जी को लाने में बहुत मदद मिल जाएगी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जिन सारी चीज़ों को देखें तो आपको एक अलग तस्वीर दिखाई देती है, और वो तस्वीर ये बता रही है कि 2024 के बाद, यानी इस आम चुनाव के बाद जो बीजेपी सत्ता में आने वाली है, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन टाइप के लोग, जो हार्डकोर विचारधारा वाले लोग हैं, वो सारे साइड कर दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर जैसे लोग, उनकी गर्दन जो है वो अधर में लटकी हुई है, सब कर दिए जाएंगे। और बहरहाल जो तस्वीर है वो ये दिखाई दे रही है। उसमें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने जब जयंत चौधरी के साथ टाई अप किया है तो उनको भी कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। उधर राजभर भी कुछ सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं। तो जो भी है, जो तस्वीर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को दो चीज़ों पर तय करना है। एक तो ये है कि सीटें कम होने के हालात क्या बन रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। तो अपने आप को बचाना भी है, और बचाने के साथ साथ अपने आप को पार्टी के अंदर भी बचाना है। अगर ऐसे लोग जो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाइप की बात करते हुए आगे आ सकते हैं, वो ज़्यादा जीत के आ गए, तो फिर अल्पसंख्यक सरकार की स्थिति में पीएम बनने के लिए दिक्कतें आएंगी। वहाँ ऐसे लोग होना चाहिए, कहे नहीं नहीं, यहाँ हम तो आपके आदमी हैं जी, आप ही बनो। और इसलिए एक बड़ा अजीब सा जो कैलकुलेशन है वो यही है कि आने वाले समय में अब सारा जोर इस बात पे है कि सरकार, अगर अल्पमत की सरकार आती है, जिसको सहयोगी दलों से सहयोग लेके या कुछ तोड़फोड़ करके सरकार बनानी पड़ेगी, तो उस स्थिति में पार्टी के अंदर से कोई नेता खड़ा ना हो जाए और ये ना कहे कि साहब हम मोदी जी के नाम पे सहमत नहीं है तो इनके नाम पे सहमत हो जाओ। और मोदी जी के नाम पे सहमत क्यों नहीं होंगे, इस चीज़ को समझिए। जो भी आदमी मोदी जी के साथ गठबंधन में आएगा, उसकी एक सबसे बड़ी फिक्र ये होगी कि भैया इनके साथ गठबंधन में नहीं, हम गुलामी में जा रहे हैं। क्योंकि जब हम इनके यहाँ काम कर रहे होंगे, इनके साथ काम कर रहे होंगे, तो हमारी कनपटी पे बंदूक लेके ईडी खड़ी होगी, क्योंकि मोदी जी के हुक्म मानती है ईडी। मोदी जी की जगह कोई और होगा तो हमारे ये खतरे नहीं होंगे, तो हम उसको समर्थन नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में डर डर के बाद में गुलाम बनने से अच्छा है पहले ही थोड़ी सी ताजी आज़ादी की हवा ले ली जाए। बहुत सारे सहयोगियों के दिमाग में ये भी है, वो भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मायावती के ऊपर भी सवाल है कि वो हो सकता है कि आखिरी समय में उचित मौका देखकर कुछ चीज़ें बदलें। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग, मैंने बताया था आपको, क्षत्रिय जो लॉबी है
वो इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ये दोबारा जीत के आते हैं तो योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। योगी को बचाना है, क्योंकि पहली बार कोई योगी जैसा बड़ा ठाकुरों को नेता मिला है यूपी में लंबे समय बाद, और इसलिए सभी पार्टियों के ठाकुर लीडर इसमें लग गए हैं। लॉबिंग चल रही है। राजा भैया को समझाया गया, अखिलेश यादव ने किसी को भेजा था, मैं कहीं सुन रहा था। तो ये सारी चीज़ें एक तस्वीर आपको पेश कर रही हैं, जो तस्वीर बताती है कि 2024 में ऐसे जाए वैसे जाए, कहीं से जाए, बीजेपी को तो जाना ही जाना है। बीजेपी मतलब बीजेपी की विचारधारा। और सामने आकर जो चौधरी बन के खड़े होंगे वो सब लोग खड़े होंगे जो इधर से आए हैं, उधर से आए हैं, फलां से आए हैं, उधर से आए हैं, लेकिन मोदी जी के लायल हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप पूरी परिस्थिति को समझ गए होंगे, आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, मंथन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।